बिट्टू को इतिहास बहुत पसंद है, खासकर पुरानी बॉलीवुड फिल्में। वो घंटों शोले और मुगले आजम जैसी क्लासिक फिल्में देखता रहता है, पुराने जमाने के ख्वाब देखता है। उसका कमरा एक छोटा सा म्यूजियम है जो उसके पसंदीदा सितारों के पोस्टर्स और बॉलीवुड के सुनहरे दौर की यादों से भरा है। एक दिन बिट्टू एक शानदार म्यूजियम जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वो हमेशा से जाना चाहता था, जो भारत के समृद्ध इतिहास की कहानी कहने वाली कलाकृतियों और प्रदर्शनियों से भरी है। जैसे ही वो हॉल से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो समय में पीछे जा रहा है। वो मिस्टर इंडिया का टाइम ट्रैवल करने वाला गैजेट देखता है। यह प्रदर्शनी इस प्रतिष्ठित फिल्म को श्रद्धांजलि है और गैजेट बिल्कुल अनिल कपूर के अदृश्य होने वाले गैजेट जैसा दिखता है। बिट्टू की आंखें उत्साह से चौड़ी हो जाती हैं। बिट्टू खुद को रोक नहीं पाता। वो गैजेट को छूता है और अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसे किसी सुरंग से खींचा जा रहा हो। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। बिट्टू अजीबोगरीब नजारों और आवाजों के बीच जागता है। हवा में मसालों की खुशबू है और वो दूर से ढोल और बांसुरी की आवाज सुन सकता है। मुंबई के जाने पहचाने नजारे गायब हैं। इसके बजाय वो खुद को एक प्राचीन भारतीय शहर में पाता है जो गतिविधियों से भरा हुआ है। इसके बजाय वो लोगों को अजीब कपड़ों में, जानवरों को जिन्हें उसने केवल किताबों में देखा है, और इमारतों को जो प्राचीन दिखती है देखता है। हाथी और घोड़े सड़कों पर चलते हैं और लोग पारंपरिक पोशाक पहने हुए हैं। बिट्टू भागता, डरा हुआ और थोड़ा भूखा है। उसका पेट घबराता है। उसे याद रहता है कि उसने म्यूजियम छोड़ने के बाद से कुछ नहीं खाया है। उसे अपना पसंदीदा वाला पाव याद आ रहा है। उस मसालेदार स्वादिष्ट नाश्ते के ख्याल से उसके मुंह में पानी आ रहा है। मैं कहूँ, वो अपना सिर खुजाते हुए बुदबुदाता है। वो अपने आसपास देखता है, अपने परिवेश को समझने की कोशिश करता है। बिट्टू को क्या पता, उसकी टूरिस्ट ट्रिप अगले दिन और हो चुकी है। वो एक ऐसा साहसिक कार्य करने वाला है जो उसे इतिहास के पन्नों से गुजारेगा, महान हस्तियों से मिलाएगा और उन घटनाओं को गवाह बनाएगा जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा है। समय के माध्यम से बिट्टू की अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत है। बिट्टू इधर उधर घूम रहा है, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा। भाषा अजीब है, खाने की खुशबू अजीब है और सब उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसके दो सर उगाए हों। सोचो बेचारे का क्या हाल होगा। वो रास्ता पूछने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, भैया एक वड़ा पाव, एक्स्ट्रा चटनी। लोग बस अपना सर हिलाते हैं और चले जाते हैं। बेचारा बिट्टू, उसे अपने आरामदायक घर की याद आ रही है, अपने टीवी की और सबसे ज्यादा अपनी मम्मी के खाने की। जब बिट्टू को लगता है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिट्टू देखता है एक भीड़ बाजार में जमा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी और लोगों की बुदबुदाहट है। बाजार जो आमतौर पर विक्रेताओं और खरीदारों की आवाजों से गुलजार रहता है, आज खामोश सा है। बिट्टू की उत्सुकता बढ़ जाती है जब वो इस असामान्य भीड़ को देखता है। उत्सुक होकर वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हर कदम आगे बढ़ने में उसे लोगों से टकराना पड़ता है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता है। वह बातचीत के कुछ टुकड़े सुन पाता है, जैसे न्याय और सजा जैसे शब्द हवा में तैर रहे हैं। वहां बीच में एक लकड़ी का मंच है। यह पुराना और घिसा हुआ दिखता है, फिर भी यह एक अधिकार का एहसास दिलाता है। मंच ऊंचा है, जिससे यह पूरे बाजार का केंद्र बिंदु बन जाता है। मंच से एक आदमी बंधा हुआ है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जैसे वो देखने वालों के चेहरों में दया ढूंढ रहा हो। उसे बांधने वाली रस्सियां बहुत कसी हुई हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक एक गंभीर चेहरे वाला आदमी तेज तलवार लिए हुए पास आता है। उसका व्यवहार ठंडा और कठोर है। भीड़ उसके लिए रास्ता बना देती है और बाजार में सन्नाटा छा जाता है। जल्लाद की उपस्थिति प्रभावशाली और भयानक दोनों है। बिट्टू का दिल जोर से धड़क रहा है। क्या हो रहा है? क्या यह कोई नाटक है? उसके दिमाग में सवाल दौड़ रहे हैं। उसके सामने का दृश्य असली नहीं लग रहा, जैसे किसी बुरे सपने जैसा। वो हवा में तनाव महसूस कर सकता है और इससे उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन सब इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? भीड़ में लोगों के चेहरे डर और लाचारी से भरे हैं। कुछ लोग दूर देख रहे हैं,
ये दृश्य सहन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग रुग्ण आकर्षण से देख रहे हैं। माहौल भय से भरा है। इससे पहले कि बिट्टू पलक भी झपका पाता, तलवार नीचे गिरती है। गति तेज और सटीक है। हवा में धातु का एक धुंधला सा निशान। तलवार की हवा में काटने की आवाज तेज और आखिरी है। बिट्टू अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह दृश्य सहन नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे उसका दिल उसकी छाती से फट जाएगा। जो कुछ वो देख रहा है, उसकी सच्चाई उसके लिए बहुत ज्यादा है। वह प्राचीन भारतीय न्याय की क्रूर वास्तविकता में जा टकराया था। यह दृश्य अतीत की कठोरता की एक कठोर याद दिलाता है, जहां न्याय तेज और अक्सर निर्दयी होता था। इस प्राचीन प्रथा से बिट्टू का सामना उसे हिला देता है, एक ऐसी याद जो उसे आने वाले वर्षों तक सताएगी। बाद में बिट्टू को एक दयालु बुढ़िया से पुराने जमाने की सजाओं के बारे में पता चलता है। वो उसे बताती है कि उस जमाने में लोगों को कितने भयानक तरीकों से सजा दी जाती थी। चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे, झूठ बोलने पर जीभ काट दी जाती थी। बिट्टू डर जाता है। वो उन डरावनी फिल्मों के बारे में सोचता है जो वो देखा करता था और हंसता है। कम से कम फिल्मों में तो थोड़ी रहम दिखाते हैं, लेकिन यहां प्राचीन भारत में न्याय बहुत जल्दी और निर्दयता से होता था। बिट्टू को समझ आता है कि अतीत में फंसने का मतलब सिर्फ आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहना नहीं था, बल्कि उस समय में जीवित रहना था जब कानून कठोर थे और सजाएं क्रूर थीं। भाग 5। एक बुद्धिमान रश्मि देता है मार्गदर्शन और हास्य। खोया हुआ और डरा हुआ बिट्टू मिलता है एक मजेदार बूढ़े रश्मि से। यह रश्मि बहुत ही मजेदार है, भरा हुआ है मजाकिया बातों और अजीब आदतों से, लेकिन वह बहुत ही ज्ञानी भी है और बहुत कुछ जानता है पुराने जमाने के बारे में। रश्मि सुनता है बिट्टू की कहानी आंखों में चमक के साथ। तो यह आधुनिक आदमी फंस गया है पुराने कानूनों में, है ना? वह हंसता है। रश्मि वादा करता है बिट्टू की मदद करने का इस खतरनाक ऐतिहासिक भूल भुलैया में रास्ता दिखाने के लिए। आखिरकार कुछ उम्मीद की किरण हमारे खोए हुए मुसाफिर के लिए। सेक्शन 6। प्राचीन कानून के खतरों से बचते हुए। बिट्टू के लिए प्राचीन भारत का जीवन खतरों के खिलाड़ी का एक नया लेवल है। उसे नियम, रीति रिवाज और सबसे महत्वपूर्ण उन डरावनी सजाओं से कैसे बचा जाए, यह सीखना होगा। एक गलत कदम, एक गलत शब्द और कौन जाने कौन सी बर्बर सजा उसका इंतजार कर रही है। उसे सावधान रहना होगा, खुलना मिलना होगा और भगवान के लिए वड़ा पाव मांगना बंद करो। कितना प्रेशर है। अच्छी बात है कि बिट्टू के पास उसका भरोसेमंद साधु है, जो इस ऐतिहासिक बाधाओं से भरे रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर रहा है। सेक्शन 7। गलती से पहचान हो जाने का एक मजेदार किस्सा। एक दिन बिट्टू को एक मशहूर शाही सलाहकार समझ लिया जाता है, जो गायब हो गया है। बिट्टू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वे उसे महल में घसीट कर ले जाते हैं। सोचो बिट्टू, एक साधारण आदमी जिसे गोल रोटी भी नहीं बनानी आती, अब राजा को सलाह दे रहा है। बिट्टू की हर बात और हरकत से मजेदार गलतफहमियां पैदा होती हैं और हंगामा मच जाता है। लेकिन किसी तरह चमत्कारिक ढंग से बिट्टू की बेतुकी सलाह काम कर जाती है। राजा प्रभावित होता है और बिट्टू, खैर, वह बस खुश है कि उसने अपना सिर नहीं गंवाया। सचमुच। सेक्शन 8। जिंदा बचने का सबसे बड़ा इम्तिहान। जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो रहा है, एक और मुसीबत आ जाती है। बिट्टू पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगता है जो उसने किया ही नहीं। अब उसे उन डरावनी सजाओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे वो बचने की इतनी कोशिश कर रहा था। क्या उसकी चतुराई और रश्मि की बुद्धि उसे बचा पाएगी, या बिट्टू बन जाएगा इस बेरहम अतीत का एक और शिकार? यहां तो तनाव आलू पराठे से भी ज्यादा मोटा है। बिट्टू का भविष्य अधर में लटका हुआ है और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि वो इस पुराने जमाने के झमेले से सही सलामत निकल पाएगा या नहीं। या भाग 9। इतिहास के कठोर सच्चाइयों पर विचार। आखिरकार मजेदार मुसीबतों और बाल बाल बचे अनुभवों के बाद बिट्टू अपने समय में वापस आ गया। इतिहास के पन्नों में उसका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्राचीन राजाओं के गुस्से से बचने से लेकर गलती से मध्ययुगीन उत्सव का हिस्सा बनने तक बिट्टू के कारनामे घबराहट और अनपेक्षित हास्य से भरे हुए थे। हर युग में उसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बिट्टू को उनसे पार पाने के लिए अपनी बुद्धि और थोड़े से भाग्य पर निर्भर रहना पड़ा।
टाइम मशीन, आधुनिक विज्ञान का एक चमत्कार, उसका रक्षक और उसका यातना देने वाला दोनों बन गया। उसे ऐसी जगहों पर ले गया जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह देखेगा। वह अपने परिचित मुंबई में वापस आ गया है, सुरक्षित और स्वस्थ। भीड़ भाड़ वाली सड़कें, जाने पहचाने चेहरे और अपने घर का आराम पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। उसने जिन प्राचीन दुनियाओं का दौरा किया और जिस आधुनिक शहर को वह घर कहता है, उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। मुंबई अपनी ऊंची इमारतों और तकनीक के साथ उन प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में एक अलग ग्रह की तरह लग रहा था, जिनका उसने अभी अभी अनुभव किया था। वापस आने की राहत साफ दिख रही थी और बिट्टू उस समय के लिए गहरा आभार महसूस किए बिना नहीं रह सका जिसमें वह रहता है। लेकिन वह बदल गया है। उसने जो अनुभव किए उन्होंने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने खुद को उन लोगों के जीवन पर विचार करते हुए पाया जिनसे वह मिला, उनके संघर्षों, उनकी खुशियों और उनके दुखों पर। इतिहास का भार अपनी सभी जटिलताओं और बारीकियों के साथ अब उसके कंधों पर था। उसने महसूस किया कि अतीत केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं थी, बल्कि मानवीय अनुभवों का एक ताना बाना था, जिसमें हर धागा अपनी कहानी कहता था। उसने अतीत की कठोर सच्चाइयों, प्राचीन न्याय की क्रूरता और अपने समय से इतने अलग समय में जीवन की नाजुकता को देखा है। छोटे से छोटे अपराधों के लिए भी कड़ी सजा दी जाती थी और न्याय की अवधारणा अक्सर सत्ता में बैठे लोगों की सनक से प्रभावित होती थी। बिट्टू ने उस दुनिया की कठोरता को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जहां जीवन अनिश्चित था और जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष था। इन अनुभवों ने उसे आधुनिक दुनिया की प्रगति और स्वतंत्रता के लिए एक नई प्रशंसा दी। बिट्टू का सफर हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और तथ्यों के बारे में नहीं है, यह असली लोगों, असली संघर्षों और असली परिणामों के बारे में है। अतीत की कहानियां ऐसे सबक से भरी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। मानव आत्मा का लचीलापन, न्याय की तलाश और बेहतर जीवन की इच्छा ऐसे विषय हैं जो समय के पार जाते हैं। बिट्टू के कारनामे एक नागरिक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि भले ही हम अलग अलग युगों में रहते हैं, हमारी मानवता का मूल अपरिवर्तित रहता है और कभी कभी जीवन के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए हमारे पास थोड़ा सा हास्य ही होता है। सबसे विकट परिस्थितियों में भी हास्य खोजने की बिट्टू की क्षमता ही उसकी रक्षा करने वाली थी। यही हल्कापन था जिसने उसे दृढ़ रहने और अंततः घर वापस आने का रास्ता खोजने की अनुमति दी। खतरे और हंसी दोनों से भरी उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि इतिहास कठोर हो सकता है, लेकिन यह प्रेरणा और आशा का स्रोत भी हो सकता है। अंत में विपरीत परिस्थितियों में खुशी खोजने की हमारी क्षमता ही वास्तव में हमें परिभाषित करती है।